हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और आज हम लोग आपका भारत का भूगोल जो देख रहे थे, वहाँ तक अभी तक जो भी हमने पढ़ा है तो प्राकृतिक विभाजन भारत के पूरे देख लिए थे। उसके पहले हम लोग क्या देखे थे, आपका जो संरचना है, ठीक है। प्राकृतिक विभाजन में दो छोटे से टॉपिक्स आपको नोट्स पे लिख के दिए गए हैं, आप उसको भी वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। जहाँ पर आपके इंडियन ओशन के बारे में थोड़ा सा मैंने लिख के दिया, आप उसको पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से वापस कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, भारत की जलवायु, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग सीजीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका जलवायु, क्योंकि ये जलवायु जो है ये आधार है आपके पूरे के पूरे भूगोल का, ठीक है। अगर देखेंगे तो जलवायु एक बहुत बड़ा आधार है। जलवायु से आपका वेजिटेशन आपको समझ जाएगा, अपने आप वनस्पति के प्रकार कैसे हैं, क्या हैं। तो जलवायु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझेंगे अच्छे से। और जलवायु के चैप्टर को देखिए, अगर मैं एक साथ आपका चालू कर दूं कि ये जलवायु है वो है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो जलवायु को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे मतलब आपका 3 लेक्चर्स में उसको डिवाइड किया है मैंने, उसके हिसाब से पहले ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज करके हम आपका इंडिया पे जो आपको क्या पढ़ना है, भारत की जलवायु पढ़नी है मुख्यतः, क्योंकि आपका सीजीपीएससी में वर्ल्ड है नहीं। तो भारत की जलवायु को समझने के लिए भी जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए छोटे छोटे, उस पर भी नज़र डालेंगे ताकि आपको एक अच्छे तरीके से भारत की जलवायु समझ आए, ठीक है। तो आज हम लोग भूगोल में क्या पढ़ने वाले हैं, भारत की जलवायु पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु, ठीक है। तो जलवायु को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे तो अभी तक हम लोग पढ़ते ही आए हैं, हम क्या करते हैं, पहले कुछ शब्दावली को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं जो कि आपको उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो जलवायु मतलब आपका क्या होता है, क्लाइमेट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेट से संबंधित जो भी शब्दावली है उसमें सबसे पहला एक शब्द आता है, उसको क्या बोलते हैं, जलवायु, ठीक है। तो ये जलवायु क्या होता है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। जलवायु से संबंधित आजकल एक और फेमस टर्म क्या चल गया है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम लोग, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, आपका एक जलवायु क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे जलवायु परिवर्तन क्या होती है। इसके बाद देखिए, पहले कुछ बेसिक टर्म्स लेके जा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको लेक्चर्स में हर एक चीज़ बताया जाएगा, आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वेदर बोलते हैं, ठीक है। तो वेदर सिस्टम आप लोग देखते हैं, अलग अलग वेदर होते हैं, ठीक है। तो वेदर को देखेंगे और आपका मौसम को देखेंगे, ठीक है। तो आपका क्या देखेंगे, मौसम, ठीक है। तो आपका क्या देखेंगे हम लोग, एक शब्द है जलवायु, दूसरा शब्द है मौसम, और एक और शब्द क्या होता है, ऋतु, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, सीजन। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऋतु, ठीक है। तो आपको जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होता है, ये तीनों चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जब आप इसको पढ़ रहे हैं। क्यों ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिक बताता हूँ, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं ना, आंसर लिखने के समय जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है, जैसे आपको क्या लिखना है, पवन लिखना है या आपको हवा लिखना है, कहाँ वायु लिखना है। अगर आप उसको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तीनों को एक मान के लिखते चलेंगे, वैसे इसमें भी करते जाएंगे। और वो जब एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको लेकिन पता है, तो वो देखेगा कि आपने जलवायु को क्या लिख दिया, मौसम लिख दिया, तो काट देगा आपका, ठीक है। इसलिए आपको इस चीज़ों को समझना है कि जलवायु क्या है, मौसम क्या है और ऋतुएं क्या होती हैं, ऋतु क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या होता है, आपकी किसी भी क्षेत्र की, कोई भी एरिया को देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में आपके लंबे अवधि के लिए, और लंबा अवधि क्या होगा, कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। तो 35 साल किसी भी क्षेत्र में लंबे अवधि तक वहाँ पर होने वाली वर्षा और तापमान अगर वो समानता देखने को मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं, जलवायु, ठीक है। तो आधार क्या क्या है आपका, एक है वर्षा और दूसरा तापमान, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में एक लंबे अवधि मिलने की तरह 35 वर्ष तक वहाँ पर अगर वर्षा और तापमान निरंतर उसी तरह से बन रहा जा रहा है तो उसको बोलेंगे उस जगह की जलवायु। और अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें, पूरे संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी की जो आपकी क्या है, जलवायु का जो पर्टिकुलर तापमान है पृथ्वी का, वो कहता है 15.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुछ बुक में 15.2 भी लिखा होगा, 15.3 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, एवरेज है पूरे के पूरे पृथ्वी का, ऐसे नहीं कि भारत नहीं, पूरे के पृथ्वी में। तो वहाँ पर आपका क्या ठंडे इलाके भी हैं, गर्म क्षेत्र भी है, तो सबको मिला के 15.3 है।
अब ये 0.3 जो है, अगर इसमें 0.4 परिवर्तन हो गया, 0.4 हो रहा है, 0.5 हो रहा है, या यहाँ पर क्या हो रहा है 0.2, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन, ये जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, ये क्या है औसत, तो ये जो औसत टेम्परेचर है ये लगभग 35 वर्षों का, जब इस औसत तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो औसत तापमान में अगर बढ़ रहा है वो, तो इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो एवरेज टेम्परेचर जो पूरे पृथ्वी का है उसमें बदलाव को हम बोलेंगे जलवायु परिवर्तन, ना कि आपका क्या होता है कल बदल गया तो नहीं, आपकी जो लंबे समय की अवधि का जो आपका जलवायु है उसमें जब परिवर्तन होगा तो उसको क्या बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। देखिए पृथ्वी को अगर समझेंगे तो इसके पहले अभी जो वर्तमान है, वर्तमान से पहले क्या था आपका एक आइस एज था, ठीक है। पूरे के पूरे पृथ्वी में क्या था, पूरा हिम से जमा हुआ था, पूरा का पूरा ग्लेशियर और वहाँ पर आइस थे। फिर धीरे धीरे ये मेल्ट हुआ, ये धीरे धीरे पिघला, और पिघलने के बाद जो हम लोग वर्तमान में देखते हैं प्रेजेंट टाइम में वो बना, ठीक है। तो पहले क्या था, यहाँ पर ठंडा था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कोल्ड था, ठीक है, ठंड था, और ठंड के बाद वो क्या हुआ, अपना पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होना चालू हुआ, और गर्म होने के बाद अब आगे फिर से उसको क्या होना चाहिए, उसको ठंडा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से पृथ्वी अभी तक रिस्पॉन्ड किया है। पर अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में ये ठंडा नहीं होने के मतलब ठंडा होने के बजाय अभी का पृथ्वी को देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, इससे उसको जाना था यहाँ पर, वो क्या हो रहा है धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को अभी क्या बोल रहे हैं जलवायु परिवर्तन। और इसी को देखते हुए पेरिस का जो शिखर सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर क्या बोले 1 डिग्री कम से कम हम क्या करेंगे, उसको अंदर उसको बांध के रखेंगे, और मैक्सिमम 1.5 डिग्री तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो इसके बाद मौसम, तो मौसम क्या है, जैसे ये क्या था लंबे अवधि के लिए था, तो ये छोटे अवधि के लिए है, ठीक है। तो छोटे अवधि के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं मौसम, ठीक है। तो छोटे अवधि पे जलवायु आपका छोटे अवधि पे वर्षा और तापमान में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं मौसम कहते हैं, ठीक है। तो आपका वर्षा और तापमान में छोटे अवधि में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका दोनों आएगा, एक आएगा वर्षा और आपकी तापमान, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर होगा कि इसको क्या बोलते हैं, आपका मौसम बोलते हैं, ठीक है। और मौसम को अगर देखते हैं और ये जलवायु को देखते हैं तो देखिए किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, जैसे कि आपका जो हम लोग भूमध्य रेखा के आसपास देखेंगे तो भूमध्य रेखा के पास क्या होता है तापमान बहुत ज़्यादा होती है, और तापमान ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर क्या होती है वर्षा भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी समझाऊंगा ये सब चीज़ें कैसे होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सुबह वहाँ पर अच्छी तापमान हो रही है, फिर दोपहर तक वहाँ पर वर्षा हो जा रही है, फिर शाम को वहाँ पर गर्म हो रहा है, रात को फिर वहाँ वर्षा हो जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही दिन में बार बार परिवर्तन हो रहा है, और ये इस तरह से लगातार परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं मौसम, ठीक है। इसीलिए आप जब भी नेट में देखते हैं या न्यूज़ चैनल में देखते हैं तो वहाँ कभी भी आपकी जलवायु रिपोर्ट नहीं आती, वहाँ डेली क्या आती है मौसम रिपोर्ट आती है, ठीक है। मौसम के लिए आती है, वेदर रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं इसीलिए, क्योंकि आपका जो लगातार परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं मौसम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आती हैं ऋतुएँ, ठीक है। ऋतु क्या होती है, ऋतु है इसकी अवधि क्या है आपके मौसम से थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसमें ये क्या होता है 3-4 महीने मतलब 1 साल के ड्यूरेशन में जो अलग अलग पूरे सालाना आपका किस तरह से मौसम परिवर्तन हो रहा है, मौसम में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है 1 साल के अंदर। एक कुछ दिन हो सकता है ठंडा हो, कुछ दिन बारिश हो, कुछ दिन फिर से आपके क्या हो रही है गर्मी है। तो ये जो अलग अलग जो सीज़न जो चल रहे हैं, जो छोटे से क्या सबसे छोटी अवधि में मौसम, उससे बड़ी अवधि जो कम से कम 2 से 3 महीने या 4 महीने की देखते हैं तो उसमें आपके ऋतुएँ होती हैं, और ऋतु के ऊपर आपकी जलवायु, और उसके बाद आपकी जलवायु परिवर्तन। प्लीज़ जब ये चारों चीज़ों का भी आपको समझ आया, अब क्वेश्चन में जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आपको इनको इसी लाइन में लिखना है, ठीक है। आपको मिक्स नहीं कर देना है कि ऋतु पूछ रहे हैं वहाँ जलवायु लिख दिया, ऋतुओं में मौसम लिख दिया है ना। ऋतु के अंदर मौसम होगा, ऋतु में वहाँ का मौसम बदलेगा, ठीक है। तो ऋतु क्योंकि मौसम से बड़ा है, ठीक है। जलवायु में मौसम और ऋतु आपको दोनों देखने को मिलेगा, पर क्या हो सकता है मौसम में जलवायु को आप कंसिडर कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स थोड़ा बहुत हमको आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3-4 शब्द थे जिसके बारे में हमको जानना जरूरी था, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं, और अब यहाँ से लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपका सही मात्रा में अगर बोलेंगे सही चीज़ों में अगर देखना चाहेंगे तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग आपकी जलवायु से ज्योग्राफी को, भूगोल को, असल मात्रा में अगर देखेंगे तो भूगोल यही है, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं आपका जलवायु, और जलवायु होता क्या है, और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, ठीक है। तो जलवायु हमने देख लिया, किसी भी जगह के तापमान और उसमें कितना लंबी अवधि के लिए। तो जलवायु किस किस से आपकी क्या होती है प्रभावित होती है, ठीक है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो इम्पोर्टेंट क्या है आपके घटक हैं, ठीक है। घटक या आप बोल सकते हैं कारक,
तो जलवायु के कौन कौन से कारक हैं जिससे जलवायु आपकी प्रभावित होती है, ठीक है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले आपके बहुत सारे घटक हैं, पर उसको मैं क्या कर रहा हूँ आपके 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रमुख कारक हैं उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आपका अवस्थिति और विस्तार। किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति कहाँ पर है उसके हिसाब से भी आपकी क्या होती है, जलवायु प्रभावित होती है, ठीक है। तो आपकी अवस्थिति, ठीक है, एक हो गया वहाँ की अवस्थिति, वो किस जगह पे अवस्थित है, उसकी विस्तार कितना है, तो उससे आपका जलवायु प्रभावित होगा, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे उस क्षेत्र की स्थलाकृति, स्थलाकृति कैसी है उसके आधार पे भी आपकी जलवायु प्रभावित होती है, ठीक है। तो क्षेत्र की क्या देखेंगे, स्थलाकृति, ठीक है। तो कोई भी क्षेत्र वहाँ की स्थलाकृति कैसी है उससे भी आपकी जलवायु प्रभावित होगी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अवस्थिति, आपकी स्थलाकृति, और स्थलाकृति के बाद देखेंगे वायुमंडल संरचना, ठीक है। तो वायुमंडलीय संरचना मतलब एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन, मतलब आपका जो वायुमंडल है हो सकता है किसी क्षेत्र में वायुमंडल में कुछ परिवर्तन हुआ है, उससे क्या हो रहा है आपके जगह की तापमान में परिवर्तन हो रहा है, आपके यहाँ वर्षा अलग हो रही है। जैसे कि अगर देखेंगे वायुमंडल आपका संरचना के हिसाब से, तो जैसे पैसिफिक ओशियन का पानी जब गर्म होता है तो हमारे यहाँ पर क्या देखते हैं, मानसून यहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो ये जो आपस में लिंक है सब चीज़, इसको क्या बोलते हैं, आपके वायुमंडल संरचना, ठीक है। और आपको क्या बोल सकते हैं, वायुमंडल ही संचार बोल सकते हैं, संरचना सच्चा होगा, संचार शब्द का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो एक और आपका क्या हो गया, वायुमंडली, आपका वायुमंडली संचार, ठीक है। तो ये 3 आधार पे हम लोग मुख्यतः जलवायु को पहले समझते हैं, और यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट घटक या आप कारक बोल सकते हैं जिससे आपकी जलवायु प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं, और इनको समझते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुख्यतः आपके किसके आधार पर बता रहा हूँ, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, आपको भारत के लिए, ठीक है। विश्व में भी अगर आप देखेंगे तो जलवायु इसी से प्रभावित होती है, पर हम लोग को क्या पढ़ना है, भारत की जलवायु पढ़ने से हम लोग उसको भारत के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लोब बनाते हैं, आपका बनाकर देखते हैं, और उसके आधार पे हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, ये आपका ठीक है। तो ये आपके अगर पृथ्वी है, ठीक है, अगर इसको हम पृथ्वी माने तो पृथ्वी में आपके क्या है, कुछ लाइंस हैं, पहले मैंने आपको बताया है। तो सबसे बीच में क्या होता है, 0 डिग्री में भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये क्या आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर ये इसको अगर देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क के जैसा ही नीचे आपकी क्या है, 23.5 और 23.5 डिग्री में, ये 0 डिग्री में आता है, ठीक है। ये भी 23.5 में। तो ये क्या है आपकी मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा के बाद ये एक लाइन बनाएंगे हम लोग, ये वाला क्या है आर्टिक सर्कल, वो क्या है अंटार्कटिक सर्कल। उसकी ज़रूरत नहीं है आपको भारत में, लेकिन ठीक है बना के रखते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब अगर इस पूरे के पूरे क्षेत्र को समझेंगे, ठीक है, एक एक करके मैं आपका यहाँ इससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चलूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक को पहले समझते हैं। जलवायु के लिए सबसे समझना जरूरी है, उसके बाद जाएंगे। अभी हम लोग को जलवायु तो सबको इंतजार रहता है, मानसून कब पढ़ाएंगे, ठीक है। मानसून अपने आप में एक लेक्चर है, लेकिन पहले इस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। इसको समझ के तो आपका क्या है, मानसून भी आपको 2 मिनट में समझ जाएगा, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आपका ये क्या है, ये है आपका भूमध्य रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा के ऊपर आपके आर्टिक, और यहाँ पर नीचे क्या है अंटार्कटिक है। तो अगर अवस्थिति के हिसाब से अगर भारत को देखेंगे तो भारत कहाँ पर है, कहीं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका भारत है, क्लियर। तो वहाँ पे क्या आपका भारत है। अब हम लोग ने पहले भी देखा है, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, अवस्थिति और विस्तार पढ़ा रहा था, तो भूमध्य रेखा के आसपास की जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र 5 डिग्री ऊपर नीचे, अगर 10 डिग्री का क्षेत्र ये भूमध्य रेखा के आसपास को मानेंगे, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है। ये क्या होती है, भूमध्य रेखा की एक बेल्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल बेल्ट, या इसको बोल सकते हैं भूमध्य रेखा का ये क्या है, बेल्ट है, ठीक है, भूमध्य, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्षेत्र को अगर देखेंगे तो सूरज को अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सनशाइन यहाँ पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी समझेंगे उस चीज़ को। तो ये क्षेत्र अपने आप में क्या है, एक लो प्रेशर एरिया होता है, वो सारा मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, अभी आप मान के चलेंगे लो प्रेशर मतलब आपका निम्न दाब, ठीक है। तो ये निम्न दाब का क्षेत्र है। इसके ऊपर जाएंगे, अगर कर्क रेखा को देखते हैं तो कर्क रेखा के पास भी ये 5 डिग्री ऊपर नीचे ये वाला, ठीक है। तो ये कर्क रेखा के पास जो हम देख रहे हैं, ये क्या था,
ये लो प्रेशर है तो ये क्या है आपका हाई प्रेशर, उल्टा है, जस्ट अपोजिट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका हाई प्रेशर या इसी को बोलेंगे उच्च दाब, ठीक है। ये आपकी क्या है उच्च दाब का क्षेत्र है, ये क्या है निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है। तो आपका लो प्रेशर, हाई प्रेशर, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका लो प्रेशर है। और सबसे ऊपर यहाँ पर ध्रुवी क्षेत्र, और ध्रुवी क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पर ग्रुव में आपको देखने को मिलेगा लो प्रेशर। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है, और ये जो ग्रुव है यहाँ पर हाई प्रेशर है। इस तरह से पृथ्वी में अल्टरनेट बने हुए हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों का नाम भी है उसी हिसाब से, जैसे इसको क्या बोले हैं भूमध्य रेखा बेल्ट बोल रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये ऊपर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट, मतलब उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो ये क्या है आपका उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो ये क्या है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला ये है उप उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो अवस्थिति के आधार पर इस तरह से हमारा जलवायु प्रभावित होता है कि भारत की जो जलवायु है वो वहाँ पर मुख्यतः जैसा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय में तापमान और वर्षा परिवर्तन होगी, उसी तरह से भारत की जलवायु प्रभावित होती है। तो भारत की जलवायु जो है उसके अवस्थिति के कारण उसको क्या बोल रहे हैं, भारत में मुख्यतः आपकी क्या है उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो भारत में क्या है उष्णकटिबंधीय, या बोल सकते हैं आप उप उष्णकटिबंधीय, ठीक है। थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ ताकि स्पेस बच जाए, ठीक है। तो या आप क्या बोलेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय मानसूनी, मानसून, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहाँ पे है आपके भारत में। पहली बात ये है क्या चीज़, ठीक है। अभी उष्णकटिबंधीय और उस उप उष्णकटिबंधीय से ये मतलब है कि इस क्षेत्र में आपकी क्या है, अगर इस पूरे के पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो ये वाला आपका हाई प्रेशर है, ये क्या है आपका लो प्रेशर क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है। ये नीचे वाला, तो हम लोग समझते हैं इसको भी कि ये निम्न दाब का क्षेत्र क्या होता है, और यहाँ पर क्या है ये उच्च दाब का क्षेत्र, ये मान रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका लो प्रेशर एरिया, ये है आपका हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। तो ये होते क्या है लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब ये लो प्रेशर हाई प्रेशर को समझने के लिए आपको एक तीसरे चीज़ को यहाँ बीच में लाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं हवा, ठीक है। अभी पवन नहीं बोला है मैंने क्या बोला है हवा। वायु और पवन, हवा जब बहती है तो उसको बोलते हैं वायु या पवन, और जो ठहरी हुई जो है उसको बोलते हैं हवा, ठीक है। तो अगर हवा इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में देखते हैं, हवा का एक प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। तो हवा की एक प्रॉपर्टी को देखेंगे तो हवा क्या है, जब हवा को गर्म किया जाए, ठीक है, जब हवा क्या होगी गर्म होगी, ठीक है। जब हवा गर्म होता है तो हवा क्या होती है धीरे धीरे उठती है, ऊपर की ओर उठती है, राइज होती है। हवा गर्म होगी तो हवा क्या होगी धीरे धीरे उठेगी, और उठने के साथ साथ वो क्या होगी फैलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गर्म होती है तो हवा क्या होती है ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक तो ऊपर की ओर जाएगी, और साथ ही साथ वो हवा ऊपर की ओर जाने के साथ साथ वो क्या होगी फैलेगी भी, ठीक है। तो वो क्या होगी उसका फैलाव भी होगा। पहला ये चीज़ों को याद रखेंगे। तो हवा की एक प्रॉपर्टी है कि जब उसको गर्म होता है तो ऊपर जाता है और फैलता है, और यही हवा अगर ठंडा होगी, ठीक है। तो हवा जब ठंड होगी, ठीक है, तो हवा को जब ठंडा किया जाए तो ठंडा होने से क्या होगा, हवा नीचे की ओर आएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होती है ऊपर जा रही थी तो हवा यहाँ पर क्या होगी नीचे की ओर आएगी, और साथ में इसका फैलाव होने के, जो पहले क्या होता है फैलाव हो रहा था, अभी क्या होगी सिकुड़ेगी और ये आपस में पास आएगी, ठीक है। तो ये आपकी हवा की प्रॉपर्टी है। अब देखिए जैसे ये निम्न दाब का क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो मानते हैं ये पहले क्या था एक निम्न दाब का क्षेत्र है। अब ये निम्न दाब का क्षेत्र कैसे बना, तो निम्न दाब का क्षेत्र कैसे बना, मानते हैं ये क्या आपकी एक एयर पैकेट है, मतलब इसमें क्या है सिर्फ ये मतलब आपका वायु का एक पैकेट है। अब इसको हम लोग धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये गर्म होगा, ये पूरा का पूरा पैकेट, पहले तो इसमें बहुत सारे क्या है छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं हवा के, ठीक है। अब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे जैसे, तो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से हवा क्या होगी उठेगी, उठ के इससे बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हवा ऊपर की ओर उड़ती है, और ये क्षेत्र में जो है यहाँ पर क्या होगी हवा कम होने लगेगी, ठीक है। तो पहले जब यहाँ पर बहुत सारे हवा के मॉलिक्यूल थे तो क्या थे पास थे, जिसके कारण वहाँ पर दाब पहले ज़्यादा थी, ठीक है। पर अब वो क्या हुआ, यहाँ पर गर्म होने के कारण ये निकल गई, और ये जो क्षेत्र जो बनेगा तो ये क्या होगा लो प्रेशर। तो ये याद रखेंगे जब गर्म होता है कोई भी क्षेत्र वहाँ पर, तो वहाँ क्या बनता है लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब बनता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र को गर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या बन रहा है लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ से हवा निकल कर
निकलेगी और ये वाला क्षेत्र है, जैसे जैसे ये क्षेत्र में ठंडा होगा, ये पहले हम मानते हैं गर्म है, अब ये क्षेत्र ठंडा होगा तो यहाँ पर हवा क्या होगी, आके अंदर की ओर आएगी, क्योंकि ठंडे होने से क्या होती है, नीचे आती है और इसमें भराव होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, उच्च दाब और निम्न दाब बनते कैसे हैं। अभी वायु को मैं नहीं बताया कि वायु कहाँ से कहाँ बहेगी, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं उच्च दाब और निम्न दाब बनते कैसे हैं। तो उच्च दाब कैसे बनेगा, मतलब निम्न दाब कैसे बनेगा, लो प्रेशर, जब किसी क्षेत्र में वहाँ की तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, उस टेम्परेचर के कारण वहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, ताप को अगर बढ़ाया जाए, यहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो आपका ताप को समझते हैं, अगर ताप को हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर, और ताप को अगर हम कम करते हैं तो वहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। अभी सारे के सारे चीज़ इस्तेमाल होने वाले हैं, पहले बेसिक को इसमें समझा रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो मैं भी चाहता तो होता है फिर रोज़ कुछ भी टॉपिक पढ़ा दूँ, टॉपिक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको समझना है हर एक चीज़ को। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जब ताप बढ़ती है तो उस जगह पे क्या बनता है, लो प्रेशर, और कम होता है तो उस क्षेत्र में हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, और यही लो प्रेशर और हाई प्रेशर जब अलग अलग डेवलप होते हैं तो हाई प्रेशर से जो हवा है वो किसकी ओर बढ़ती है, आपकी लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, तो इसी ताप के कारण बाद में हवा कहाँ से कहाँ बहती है, हाई से लो की ओर बहती है। ठीक है, और जब वो बहने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे इसको क्या बोल रहे हैं, हवा बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो अवस्थिति और विस्तार से क्या हो रहा है, अवस्थिति जहाँ पर होगी उसके हिसाब से वहाँ पर उसकी ताप होगी। ठीक है, अगर भारत यहाँ है और सूरज क्या है, सूरज मुख्यतः यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसके ऊपर तो जाता नहीं। ठीक है, और उसके बाद नीचे भी जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, तो उसकी अवस्थिति क्या बताती है, अवस्थिति के हिसाब से जो सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य, उसके अवस्थिति के हिसाब से ही सूर्य का मूवमेंट है, और सूर्य की वहाँ पर उतनी ही किरण पड़ेगी। ठीक है, और जितनी सूर्य की किरण किसी भी क्षेत्र में देखने को मिलेगी, उस क्षेत्र में उसके हिसाब से आपका क्या डिसाइड होगा, तापमान। ठीक है, तो उस जगह में उतनी ही गर्मी होगी या तो वहाँ पर उतना ही ठंडा होगा, जितना उसमें सूर्य, जिस क्षेत्र में ज़्यादा अवधि के लिए आपके क्या होगी, सूर्य की किरण पड़ेगी, वहाँ की तापमान ज़्यादा होगी, जहाँ कम अवधि के लिए पड़ेगी वहाँ पर आपका तापमान कम होगा। और तापमान ज़्यादा होने से कारण क्या होगा, जो आसपास की जो भी क्या है पानी वाले क्षेत्र होंगे, ठीक है, तो जो जल वाले क्षेत्र हैं उस जल वाले क्षेत्र से ज़्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, आपका क्या हो रहा है, इवोपरेशन वहाँ से ज़्यादा होगा, और इवोपरेशन ज़्यादा होने के कारण ही क्या होगा, उसके ऊपर उतने अच्छे बादल बनेंगे। ठीक है, तो तापमान ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, वहाँ पर इवोपरेशन हो रहा है। ठीक है, जो पानी है नीचे से उसका क्या बनेगा, वो इवोपरेट होंगे, और इवोपरेशन होने के कारण वहाँ पर क्या अच्छा बनेगा, बादल। ठीक है, बादल फॉर्मेशन होगा, और बादल मतलब ठीक है क्लाउड्स। क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्यों बादल बन रहे हैं, देखिए एयर को मैंने क्या बोला, वो ऊपर उठता है और वो फैलता है, तो जो नीचे जो एयर था उसमें क्या है, पानी को भरने क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो जैसे हवा गर्म होता है वो ऊपर आता है, और साथ ही साथ जब वो ऊपर आता है तो उसकी क्या होती है, गर्म हवा की पानी भरने की क्षमता, जो पानी को रखने की क्षमता ज़्यादा है ठंडे हवा से, तो जैसे हवा गर्म होता है तो वो क्या होता है, पानी को भरती है और उसके साथ ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये जो है लो प्रेशर से क्या हो रहा है, किसी भी हवा में या हवा जो है, हवा का जल भरण क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और उसके कारण वो क्या करती है, बादल बनाएगा, और जैसे एक समय आएगा जब वो और वर्षा को होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वहाँ से वो क्या करेगा, और पानी की बूंदों को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे वो नीचे गिर जाएगी और उसके कारण वर्षा होगा। ठीक है, तो तापमान अच्छी है तो उसके कारण इवोपरेशन होगा, उससे बादल बन रहा है, और उसी के कारण वहाँ पर वर्षा भी अच्छी है। तो वो जो क्षेत्र जहाँ पर तापमान बहुत अच्छा, वहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी भूमध्य रेखा, और ये पूरा भूमध्य रेखा के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर सुबह देखेंगे बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा, दोपहर में देखेंगे बारिश हो जाती है, और इसीलिए इस क्षेत्र में मुख्यतः देखेंगे तो ऐसे वनस्पति मिलेंगे जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्डवुड है, अमेजन का जंगल, और ये सारा का सारा ये क्षेत्र है। ठीक है, तो आपके तापमान ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है, तो उसी के आधार पर आपकी क्या हो रही है, जलवायु प्रभावित हो रही है, क्योंकि उसकी अवस्थिति वहाँ पर है, क्योंकि अवस्थिति के आधार पर ही उस पर सूर्य की किरण पड़ेगी, जिससे ये चीज़ प्रभावित होगा। ठीक है, पहला तो अवस्थिति से ये हो गया। दूसरा, थोड़ा सा स्थलाकृति को ही मिटाते हैं, बाद में इसको फिर से लेकर आएंगे। हाँ, डस्टर किधर है, सॉरी, अच्छा ये रहा डस्टर। ठीक है, तो इतना अभी आपको शायद समझ आया होगा। चलिए इसके आगे का देखते हैं। यार डस्टर से भी मिट नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब देखते हैं आपका अवस्थिति से दूसरी चीज़। अवस्थिति से दो चीज़ और भी निर्धारण होती है। पहली बात, अवस्थिति भी किसी भी क्षेत्र का, जैसे भारत यहाँ पर अवस्थित है, तो भारत की अवस्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आपके क्या है, कि भारत के दोनों साइड में आपके क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो अवस्थिति में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, समुद्र। ठीक है, अब वो समुद्र से कितना निकट है या कितनी दूरी है, समुद्र से निकटतम या दूरी भी क्या करती है, आपकी जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, तो समुद्र से आपकी दोनों चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अगर समुद्र के निकट है
ठीक है, या समुद्र से दूर है। अगर निकट है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं मैरीटाइम इफेक्ट। ठीक है, कि आपका क्या होता है, जो समुद्र का प्रभाव दिखेगा, तो समुद्र का प्रभाव दिखेगा आपके जलवायु में। निकट है तो यहाँ पर समुद्र का प्रभाव दिखेगा, ठीक है, और अगर दूर है तो समुद्र का प्रभाव नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट, मतलब महाद्वीपीय प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समुद्र से दूर है तो उस क्षेत्र में क्या मिलेगा, महाद्वीप, सॉरी आपका क्या होगा, महाद्वीप प्रभाव। ठीक है, ये दोनों प्रभाव को भी समझते हैं कि आपके समुद्री प्रभाव क्या होता है और महाद्वीपीय प्रभाव क्या होता है। देखिए क्या हो रहा है, अगर हम लोग भारत को ही देखते हैं, ठीक है, अवस्थिति के हिसाब से अगर भारत को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरेबियन सागर है और नीचे क्या है, आपकी इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो समुद्र और इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़, अगर समुद्र को देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, आपकी जल। ठीक है, तो एक तो जल और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, हवा। ठीक है, तो जल और हवा को अगर समझेंगे अच्छे से तो एक छोटा सा आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। मतलब कोई भी चीज़ कितनी जल्दी गर्म होता है और कितनी जल्दी ठंडा होता है, उसका समय क्या है। ठीक है, तो अगर जल को देखेंगे तो ये क्या होती है, देर से गर्म होगी। ठीक है, जल जो है वो थोड़ा देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गर्म और ठंडा। तो आपका जल जो है वो देरी से गर्म होता है और उतनी देरी से वो ठंडी होती है। पर अगर हम लोग हवा की बात करें, और हवा नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी, जो लैंड है, भूमि को देखते हैं। ठीक है, आपकी भूमि, तो भूमि को अगर देखेंगे तो भूमि है, जो लैंड है वो क्या होती है, जल्दी गर्म होती है और ठंड भी उतनी ही जल्द होती है। ठीक है, तो आपकी जो पृथ्वी है वो क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी भी होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे गर्मी के दिन में भी ऐसे देखेंगे तो आपको सुबह ही देखिए 7-8 बजे ही देखते हैं तो ज़मीन कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, जलने लगती है। पर पानी के पास जाकर देखना, जो पानी के ऊपर वाले लेयर को, वो बहुत लेट में गर्म होगा। ठीक है, सुबह सुबह जाएंगे तो ठंडा ही मिलेगा पानी। ठीक है, तो आपका क्या होता है, पानी बहुत देर से गर्म होती है और बहुत देर से ठंडी होती है, पर जो आपकी भूमि है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, ये गर्म और ठंडे होने के कारण वायु में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वायु कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आपकी वायु क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह बहेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्षेत्र को देखते हैं, ठीक है, इस तरह से समझते हैं, ये क्या है, ये मान लेते हैं भूमि वाला क्षेत्र और ये क्या है, समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका भूमि है, भू क्षेत्र है भारत का, हम लोग अंदर वाला पार्ट मानते हैं, और ये क्या है, ये समुद्र का क्षेत्र है। ठीक है, ये समुद्र का क्षेत्र है, ये भूमि का क्षेत्र है। अब सुबह की बात करते हैं, दिन की। ठीक है, अब अगर हम लोग डे टाइम की बात करें, दिन की बात करें, तो दिन में क्या होगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी गर्म होगा, क्योंकि आपके क्या है, भूमि जल्दी गर्म होती है, दिन में सूरज की रोशनी पड़ रही, तो ये क्षेत्र क्या होगा, बहुत जल्द गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत दिन में जल्दी गर्म होगा। इसके मुकाबले तो ज़्यादा गर्म होगा तो उस क्षेत्र में क्या बनता है, वहाँ से देखेंगे लो प्रेशर, तो जल्दी गर्म होता है, वहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और जो देरी से गर्म होगा तो देखिए गर्म ये भी होगा, पर ये बहुत जल्द होगा, इसलिए यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। और इस लो प्रेशर के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या रहेगा, उससे वो हाई रहेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। अब हमने क्या देखा कि हवा कहाँ से कहाँ बहती है, यहाँ से यहाँ की ओर बहती है, हाई से लो की ओर। तो दिन के समय में जो समुद्र के निकटतम क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होगा, समुद्र से बहने वाली हवाएं क्या होगी, ज़मीन के ऊपर आएंगी, और जब ये इसके ऊपर आएगी, जब वहाँ से हवा बहकर यहाँ पर आएगी, तो इस क्षेत्र में उतना गर्मी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो समुद्र से हवा आएगी उसमें क्या होगी, नमी होगी, क्योंकि पानी है वहाँ पर, तो नमी लेकर जो हवा यहाँ पर बहेगी, जिसके कारण यहाँ का तापमान जितना बढ़ना चाहिए गर्मी के कारण, उतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नमी वाली जो क्या है, ठीक है, तो आपके क्या हो रही है, यहाँ पर से जो जल आ रहे हैं, यहाँ से जो भी हवा आ रही है वो जल है उसमें, मतलब वहाँ पर नमी है, और नमी के कारण यहाँ का जो तापमान है, ठीक है, तो यहाँ का तापमान उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा उसको होना चाहिए। धीरे धीरे सूरज बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो दिन और रात की जो टोटल अगर हम लोग ये देखते हैं कि दिन में जितने तापमान है और रात में, तो दोनों तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दिन में तो हवा यहाँ से यहाँ आ रही है, और रात में क्या होगा, रात में कंडीशन उल्टा हो जाएगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, और इसके कंपेयर में ये क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तो हवा क्या होगी, यहाँ से यहाँ बहने लगेगी। ठीक है, तो हवा जब यहाँ से यहाँ बहने लगेगी तो यहाँ से क्या होगा,
अब इस क्षेत्र से क्या होगा, पहले तो पानी जो क्या था, जल जिसमें था वो हवा यहाँ आ रही थी। अब यहाँ से क्या होगा, जिसमें जल नहीं वो हवा इधर की ओर बहने लगेगी, क्योंकि मॉइस्चर की वहाँ पर थोड़ी सी कमी रहेगी। ठीक है, तो ये एरिया थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के कारण रात में जब तापमान कम होगा तो इस क्षेत्र का तापमान उतना ज़्यादा कम नहीं होगा। तो लगभग टेम्परेचर दोनों समय में आपको सेम देखने को मिलेगा। और ये जो प्रभाव होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं आपका, कि जलवायु जो भी उस क्षेत्र की है जो समुद्र के निकट है, वहाँ पर आपके तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, और इसी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, इसी क्या बोलते हैं, समुद्री प्रभाव आपके जलवायु पे। ठीक है, तो भारत में जो समुद्री क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ पर जलवायु में क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है कि उस क्षेत्र में आपका जो टेम्परेचर है, तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। ठीक है, इसको बोलते हैं समुद्री प्रभाव। अब दूसरा क्षेत्र को देखते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाद्वीप प्रभाव। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको, जहाँ गुजरात से लेकर ये पूरे में आपको क्या दिखेगा, समुद्री प्रभाव दिखेगा, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा और आपका बहुत कम भी नहीं होगा। पर हम लोग ये बीच वाले क्षेत्र को बात करें, ठीक है, जो समुद्र से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ये आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश वाला छत्तीसगढ़ का ऊपरी क्षेत्र, कई इलाके हैं तो जिसका दूरी क्या है, आपके समुद्री क्षेत्र से बहुत दूर है। तो अब इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में केवल भूमि है। ठीक है, यहाँ पर तो समुद्र का प्रभाव है नहीं, तो दिन में ये क्षेत्र बहुत गर्म होगा और रात में ये क्षेत्र ठंडा भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव देखने को मिलेगा, मतलब दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होगा और रात के तापमान आपकी काफ़ी उसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट या बोलते हैं महाद्वीपीय प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी जलवायु में आपका समुद्र से निकटतम कितनी है वो भी आपकी जलवायु को प्रभावित कर रही है, वो उससे अवस्थिति भी आपकी प्रभावित कर रही है, और एक अवस्थिति ये है उसके कारण भी आपकी जलवायु वहाँ की प्रभावित होती है। ठीक है, तो कौन कौन से घटक हैं वो प्रभाव डाल रहे हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जलवायु को घटक में एक आपने क्या देखा, अवस्थिति को देख लिया, और हम लोगों ने देखा आपके समुद्र से कितने निकट हैं या कितनी दूरी है। ठीक है, उसके हिसाब से भी वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ का बोलेंगे जलवायु प्रभावित होता है। ठीक है, अब तीसरा चीज़ को देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो डस्टर से मिट नहीं रहा, इससे करके देखते हैं। चलिए, तो अवस्थिति देख लिया हमने, अब देखते हैं आपका एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पर। चलिए, हाँ, तो अगला देखते हैं। सॉरी यार, यहाँ पर क्या एक्चुअल में डस्टर भी काम नहीं कर रहा है सही से, सॉरी फॉर दिस। ओके, ठीक है, तो हमने अवस्थिति को समझा, अवस्थिति से किस तरह से आपकी जलवायु प्रभावित होती है। अब दूसरे घटक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरे घटक में हमने क्या देखा था, स्थलाकृति। स्थलाकृति, ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति वहाँ को कैसे प्रभावित करती है। सपोज करते हैं वहाँ पर क्या है, पर्वत, तो पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, जो पर्वत वाला क्षेत्र है वहाँ पर पर्वत किस तरह से उस जगह की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पर्वत को समझना है तो पर्वत से मुख्यतः आपको दो चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, एक क्या होता है, जो जिस क्षेत्र में आपकी पर्वत है उस क्षेत्र में हवा सीधी टकरा रही है। ठीक है, तो एक कौन सा वाला क्षेत्र होगा जहाँ पर हवा आपकी टकराएगी, हवा का टकराव देखने को मिलेगा, और एक क्षेत्र होगा जहाँ पर हवा क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर्ड साइड या बोलते हैं वृष्टि छाया। ठीक है, तो एक क्या होगा आपका, वृष्टि छाया। ठीक है, तो एक आपका वृष्टि छाया का प्रभाव और एक देखेंगे हम लोग हवा से टकराव का प्रभाव। ठीक है, और भारत के रिस्पेक्ट में पहले ये दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग भारत में अलग से देखेंगे कि हिमालय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, तो हिमालय का भी प्रभाव को देखेंगे आपकी भारत की जलवायु में क्या है। ठीक है, तो हवा के टकराव को समझना है तो देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंडिया को फिर से ड्रॉ करते हैं, छोटा सा मैप बना के देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका भारत है, और भारत में यहाँ पर आपकी क्या है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, ठीक है, हमने पहले देखे थे पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट का क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होती है, जब मानसूनी हवाएं जो आती है यहाँ से इस तरह से अरेबियन सी से, जो अरब की खाड़ी है, अरब की खाड़ी से जाती है, और कुछ यहाँ से बंगाल की खाड़ी से भी चलती हैं। ठीक है, तो ये जब हवाएं अंदर की ओर आती है, किसमें, आपके भारत की ओर अंदर की ओर आती है, तो ये क्या होती है, इन्हीं पर्वतों से टकराती हैं, और उसके कारण उसमें क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये क्या है, आपके पर्वत है। ठीक है, तो ये कोई पर्वत है। अब पर्वत में क्या हो रही है, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, जो हवा है, हवा को मैंने क्या बताया, इवापोरेशन होगा, मतलब आपके पानी को, और धीरे धीरे वो लेकर क्या होगी, बादल बनेंगे, और बादल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। ठीक है, तो ये हवाएं क्या होती है, यहाँ से बहती, यहाँ उठती, बादल आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, पर बादल जब इधर से इधर मूव करता है, आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ से उस तरफ जा रहा है, तो इन पर्वतों से उसके टकराव होता है, और जब इससे टकराव होगा, टकराव होने के कारण ये इस जगह में क्या करेगी, वर्षा रहेगी।
ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इस क्षेत्र में तो वर्षा अच्छा हुआ, तो आपका जो क्या है, जो टकराव का क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होगी, क्योंकि जलवायु के दो ही इंपॉर्टेंट घटक है, वर्षा और तापमान को ही समझना है। तो टकराव जिस क्षेत्र में होगा वहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी होगी। और जो दूसरा क्षेत्र है, जब यहाँ पर वर्षा हो गई तो इसमें क्या है, अब इस हवाओं में आपकी क्या है, पानी की कमी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अब वर्षा की जल की बूंदें ही नहीं है, तो क्या होगी, सिंपल हवा इस तरफ आके नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। और ये जब हवा नीचे की ओर सिंपल से जा रही तो इस जगह पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा ही नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्षा रहित क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, यह है वर्षा रहित क्षेत्र, ठीक है। तो आपका जो वर्षा रहित क्षेत्र और वर्षा वाली क्षेत्र, ये किसके आधार पे हो रहा है, आपके पर्वत के आधार पे। तो स्थलाकृति क्या कर रही है, और स्थलाकृति में मुख्यतः आपके पर्वत क्या कर रही है, पर्वत कितनी वर्षा होगी कितनी वर्षा नहीं होगी वो आपके वर्षा को प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ क्या कर रही है, जो पवन के जो बह रहे हैं, जो हवा बह रही है, उन हवाओं को वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं रोक रही है और उससे वो टकरा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सबको देखेंगे तो इनके कारण क्या होता है, ये वाला आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, तो या तो आपका वृष्टि छाया उत्पन्न होती है, ठीक है। तो भारत में कुछ क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा देखने को मिलेगी और कुछ क्षेत्र में आपको वृष्टि छाया का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ हम लोग हिमालय को भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हिमालय को समझें तो हिमालय को मुख्यतः आपको पता ही है ऊपर में है, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कैसा है। तो हिमालय को समझेंगे तो हिमालय मुख्यतः किस तरह से प्रभाव डालता है, पहला जो मानसूनी वर्षा होती है, या जो क्या होती है, मानसून की पवन होती है, जो ये मानसून की पवन यहाँ से आ रही है, तो ये पवनों को जो मानसून से आ रही है उसको कहीं ना कहीं वो क्या करती है, रोकती है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या होता है, हवा का टकराव हो रहा था तो वर्षा हो रही थी, तो वेस्टर्न घाट मुख्यतः यहाँ देखने को मिल रहा है। मेघालय का प्लेट्यू और जो आपका मेघालय में जितने पर्वत हैं उनको देखेंगे तो जो हिमालय जो है वो क्या कर रही है, जो हवाएँ जो आ रही है पवन ये वाली मानसून की, उसको पार नहीं होने दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी आपकी पवन आ रही है उसको पार नहीं होने देती, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, मानसून को भारत में रोक के रखती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या कर रही है हमारी जो भारत का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो आपके राजस्थान, आपका पंजाब वाला क्षेत्र, वो पूरा का पूरा क्षेत्र डेजर्ट बन जाता अगर वहाँ पर हिमालय नहीं होगा, उस हवा को रोकती है, उसके कारण उस क्षेत्र में आपकी क्या होती है, वर्षा होती नहीं, तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या किस में बदल जाता, डेजर्ट में बदल जाता, ठीक है, मरुस्थली बन जाता। तो ये मानसून की हवाओं को रोकती है और जो उत्तरी भारत है, जो उत्तर का भारत है, वहाँ पर इसके कारण ही क्या होता है, वर्षा होता है, ठीक है। नहीं तो उत्तर भारत में मानसूनी वर्षा देखने को मिलेगा, जो थोड़ी बहुत होती है उसी कारण होती है। साथ ही साथ जब हम लोग पढ़ेंगे कि आपके क्या होता है, ठंड के दिनों में भी वर्षा होती है, ठीक है, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आकर हिमालय से ही टकराता है और वहाँ पर ठंड के दिनों में भी वो क्या करती है, वर्षा करती है, तो ठीक है। तो ठंड के दिनों की वर्षा भी आपकी क्या हो रही है, हिमालय के कारण हो रही है। मानसूनी वर्षा भी उस जो ऊपर वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी हिमालय के कारण हो रही है। दूसरी बात, जो ऊपर के क्षेत्र हैं, अगर हिमालय के ऊपर है, मतलब जो ये वाला क्षेत्र है ऊपर का टेम्परेट वाला रीजन, ये शीतोष्ण, तो शीतोष्ण जो क्षेत्र है वहाँ से जो आपकी क्या आ रही है, ऊपर से जो हवाएं आ रही है, ठीक है, जो ठंडी हवाएं ऊपर से आ रही है, चाइना वगैरह से, चाइना हो गया और आपका ये वाला रीजन सेंट्रल एशिया का रीजन, तो सेंट्रल एशिया चाइना से जो ऊपर से जो हवाएं आती हैं, जो ठंडी हवा, ठीक है, तो ये ठंडी हवाओं को भी कौन रोकता है, आपका हिमालय रोकता है। तो प्लीज़ इसको याद रखेंगे। स्थलाकृति के प्रभाव में सबसे पहले पर्वत में क्या हो रहा है आपके, अगर हवा उससे डायरेक्ट टकरा रहे हैं तो वहाँ पर वर्षा हो रही है, नहीं तो दूसरे क्षेत्र में वृष्टि छाया बन रही है। दूसरा, ये वर्षाओं को किस तरह से रोकता है, और हिमालय मुख्यतः आपका क्या है, भारत में मानसूनी वर्षा, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साथ ही साथ जो ऊपर से ठंडी हवा आती है उनको रोकता है। तो कहीं ना कहीं हिमालय भारत को एक तो हॉट डेजर्ट बनने से भी रोक रहा है और साथ ही साथ ऊपर की अगर हवा पास होती तो आपका भारत किसमें बदल जाता, कोल्ड डेजर्ट में बन जाता, ठीक है। तो ना तो इंडिया को जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मरुस्थली होता अगर आपका हिमालय वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रभाव डालता है आपकी उस जगह की स्थलाकृति। तीसरा चीज़ अगर स्थलाकृति में और देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, देखिए इसमें हम लोगों ने क्या देखा था अवस्थिति में, कि जैसे जैसे आपका ये अक्षांश रेखाएं बदलती जा रही हैं उस हिसाब से आपकी जलवायु बदल रही है। तो अक्षांश रेखाएं जिसके ही समान अगर किसी एक क्षेत्र का जो क्या है आपकी हाइट की बात करें, ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो किसी भी एक क्षेत्र की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो जिस तरह से आपका क्या होता है, आपकी अक्षांश रेखाएं में परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन होती है। उसी तरह आपकी ऊंचाई जैसे जैसे बदलती है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है आपके जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। निचले क्षेत्र जो होता है, निचले क्षेत्र में आपकी गर्मी अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो निचले क्षेत्र में आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर की जलवायु अलग होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या होता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते जो आपका क्या है हवा है, हवा क्या होती है पतली होने लगती है, और जैसे जैसे हवा पतली होगी तो ऊपर क्या होगा, ठंड आपका बनने लगेगा, ठीक है। तो नीचे के क्षेत्र में हमेशा आपका क्या देखने को मिलेगा, ये गर्म क्षेत्र होता है और ऊपर के क्षेत्र में यहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है।
ठीक है। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान रखेंगे कि आपकी ऊंचाई, किसी भी स्थलाकृति में देखेंगे तो उस क्षेत्र की ऊंचाई, ये सारा चीज़ मैं आपको लिख के दूंगा हैंडआउट में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझना है, ठीक है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट जो घटक है उसमें क्या था, अवस्थिति, अवस्थिति को हमने देखा, ठीक है। साथ ही साथ समुद्र से निकटतम को देख लिए। स्थलाकृति को समझ रहे हैं कि स्थलाकृति में कि आपका पर्वत किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, और कोई भी क्षेत्र वहाँ की ऊंचाई कैसी है, और ऊंचाई से भी आपका क्या आपका वो होता है। अगर हम लोग ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई से भी डिसाइड होता है आपका कि उस क्षेत्र में जलवायु कैसी होगी, ठीक है। तो होप यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। आगे का देखते हैं। अभी देखिए, आज ये वाले लेक्चर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना तो आपको फिर ये क्लाइमेट जो 10 बार पढ़ते हैं, 20 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी लगता है कि भारत की क्लाइमेट को समझ ही नहीं पाए, वो कभी आएगा ही नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो अवस्थिति हम देखें, स्थलाकृति को देख लिए। अब हम लोग तीसरे चीज़ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड हम लोग का क्या था, थर्ड था हम लोग का वायुमंडलीय संचार, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कम्युनिकेशन। वायुमंडलीय संचार, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय संचार भारत की जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती है वो देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि वो हर एक कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो वायुमंडलीय संचार कैसे हमारे भारत को प्रभावित करती है, पहली बात कि वायु में जो परिवर्तन होता है, जो हवाओं में परिवर्तन होता है, तो ये क्या होता है, सीज़न के साथ इन्हीं हवाओं में परिवर्तन होता है, और इसी हवा के परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, मानसून भी बोलते हैं भारत में, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, मानसून। और मानसून जो है ये क्या है आपका, एक, अगर हम लोग भारत के मानसून को देखेंगे तो वो भी एटमॉस्फेरिक टेलीकम्युनिकेशन, मतलब वायुमंडल संचार का, क्योंकि आपका मानसून ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के आधार पे हो जा रहा है, अलग अलग हिस्से में किस तरह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उच्च दाब और निम्न दाब बन रहा है, उसके आधार पे भारत में मानसून होता है। और मानसून क्या है, आपके हवाओं का सीजनल, मतलब आपके मौसमी जो परिवर्तन हो रहा है हवाओं में ऋतु के आधार पे, ठीक है। तो हवाओं का ऋतु परिवर्तन जो हो रही है उसको बोलते हैं आपका मानसून। तो मानसून क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, आपके मौसम के आधार पे वो क्या होता है, मौसम दर मौसम जब हवाओं में परिवर्तन होता है विंड पे, ठीक है। तो वायु क्या हो रहा है, वायु में मौसमी परिवर्तन, और या वायु के मौसमी परिवर्तन को ही आप क्या कहते हैं, मानसून, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपका जो भारत की जलवायु को किस तरह से प्रभावित कर रहा है या किस तरह से अलग अलग घटक हैं। तो उसमें एक घटक होगा आपका मानसून, जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, हवाओं में परिवर्तन होने के कारण, जो और भी क्षेत्र पे आधारित है। और किस तरह से आधारित है कि ये मानसून कितनी अच्छी होगी कितनी बुरी होगी, ये दूसरे क्षेत्रों पे आधारित है। अगर पैसिफिक का पानी गर्म होगा तो आपका पैसिफिक में क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। फिर इधर आपके भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर उतना हाई नहीं बनेगा, जिसके कारण बारिश आपको कम देखने को मिलेगी। तो अगर मानसून का जो क्षेत्र है, ये पूरा मैं पढ़ाऊँगा आपको, मानसून पूरा पढ़ाऊँगा। अभी बस यहाँ पर समझ रहे हैं कि कौन कौन से वो वायुमंडलीय संचार हैं जो कि आपके भारत के जलवायु को परिवर्तन करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, एक तो मानसून, और मानसून को इम्पैक्ट करेगा कौन, एल नीनो, ठीक है। ये सारा मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। तो एक हो गया आपका एल नीनो। एल नीनो आता है तो उस साल भारत में मानसून बहुत कम होती है, ठीक है। तो या तो होती नहीं है, तो मानसून जिस साल कम देखने को मिलेगी वो होती है आपके एल नीनो बोलते हैं उसको, ठीक है। एल नीनो के बाद, और एल नीनो का पूरा नाम क्या है, एनसो। एल नीनो का ही पूरा नाम क्या है, एनसो। एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। सदर्न ऑक्सीलेशन क्यों, क्योंकि भारत में, और यहाँ पर देखेंगे जो भूमध्य रेखा के नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे अगर देखेंगे तो यहीं पर ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपके, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है पैसिफिक का, तो आपके जो दक्षिणी हिस्सा है, क्या अगर आप लोग देखते हैं क्या अपने पूरे के पूरे इसको देखेंगे तो जो निचला पार्ट है, ठीक है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो परिवर्तन हो रहा है उससे आपका क्या हो रहा है, तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में ऑक्सीलेशन, मतलब किस तरह से वायु बोल रहा है आपका क्या है, जो जल है वो किस तरह से घूम रही है और वायु वहाँ पर कैसे घूम रही है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह से परिवर्तन होता है, उससे आपका क्या प्रभावित होता है, मानसून। इसलिए क्या बोल रहे हैं, सदर्न ऑक्सीलेशन। दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आपकी जल और हवाओं में परिवर्तन हो रहा है उसके आधारित आप क्या देखेंगे, एल नीनो, ठीक है। तो वायुमंडलीय संचार में कैसे प्रभावित हो रहे हैं हम लोग, एल नीनो से प्रभावित होते हैं। एल नीनो के साथ साथ देखेंगे तो लानीना, ठीक है। जो नॉर्मल ईयर होता है मानसून का उसको क्या बोलते हैं, लानीना, ठीक है। तो एल नीनो, लानीना, सब चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब मानसून पढ़ेंगे तो उसके अंदर सब चीज़ को समझेंगे क्या है। तो एक होता है एल नीनो, एक है लानीना, एक है इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है, IOD बोलते हैं उसको, इंडियन ओशियन डाइपोल। तो ये इंडियन ओशियन डाइपोल में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उससे भी आपके मानसून में परिवर्तन होता है। मानसून बनता ही है आपके ITCZ से, इसको भी देखेंगे ये क्या है,
ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इससे किस तरह से परिवर्तन होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग घटक हैं जो किसके घटक हैं, वायुमंडल संचार के, जो कि आपके भारत की जलवायु, स्पेशली भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपके भारत की जलवायु क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भारत में मुख्यतः जलवायु बन क्यों रही है, वो तो ठीक है, वो तो हम देख लेंगे। ठीक है, वो तो ऑलरेडी आपको समझ भी आ जाएगा कि जैसे जैसे आपका परिवर्तन हो रहा है, सूर्य किस तरह से मूव कर रहा है, उसके हिसाब से आपका जलवायु बन रहा है, आपकी अवस्थिति के हिसाब से जलवायु डिसाइड हो रहा है। पर जलवायु किस तरह से प्रभावित हो रहा है, तो आपका ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट घटक हैं जिससे आपकी जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये तो था आपका जो अभी तक हम लोग सीख रहे थे। ये क्या था कि भारत की जलवायु को कहाँ का कौन कौन से जो घटक हैं या कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो जलवायु से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा हमेशा काम आएंगे। अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर फोकस अच्छा रखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, और इसको समझ गए ना तो बहुत कुछ आपका जलवायु संबंधित चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है आपका जो हम बोल रहे हैं शब्द, वो क्या है, पवन। ठीक है, तो पवन या इसी को बोल रहे हो वायु। अब मैंने यहाँ पर हवा नहीं लिखा, ठीक है, पवन या वायु लिखा है। तो अगर पवन देखेंगे, हवा और पवन में क्या अंतर है, जो रुका हुआ है वो क्या है, हवा है, जो बह रही है वो क्या है, पवन है। ठीक है, तो जब हवा जब बहने लगती है तो उसको हम बोलते हैं पवन। ठीक है, तो बहती हुई हवा, ठीक है, तो आप क्या है, हवा जब यहाँ से बहने लगी तो वो क्या है, पवन है। पर हवा बह क्यों रही है, हवा को हम बोल रहे हैं ये बहेगी, तो हवा बह क्यों रही है, हवा इसलिए बह रही है क्योंकि जो दाब का क्षेत्र है वो क्या है, दोनों जो क्षेत्रों में आपके क्या है, दाब में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो और दाब में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान में परिवर्तन होगा, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो हवा बहती क्यों है, आपके जो भी आपकी जो दाब है, जो मतलब आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर में जो डिफरेंस है, ठीक है, इनमें जो भी डिफरेंस है उसके वजह से होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर मतलब आपका निम्न दाब और आपका उच्च दाब। ठीक है, तो उच्च दाब और निम्न दाब में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन से आपकी हवाएं बहती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा मुख्यतः बहती है, ज़्यादा यहाँ पर है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। और ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, आपके तापमान के। तो अगर तापमान यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ तापमान कम है, हाई प्रेशर, तो आपकी वहाँ से इस तरफ आकर बहने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से तो इतना समझ आया। पर अगर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को जलवायु के आधार पर समझते हैं, तो देखिए अगर पूरे पृथ्वी को समझेंगे तो पृथ्वी में आपके दो तरह की आपकी पवन है। ठीक है, एक है क्या, लोकल जो क्षेत्रीय पवन है, लोकलाइज्ड विंड बोलते हैं उसको, और एक होता है प्लेनेटरी विंड। ठीक है, जो आपके क्या है, हमेशा हमेशा कहाँ बहती रहती हैं, आपके पृथ्वी में बहती रहती है। ठीक है, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी विंड। ठीक है, जो पृथ्वी में हमेशा बहेगी उसको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड, और जो क्षेत्रीय क्षेत्र में बहती है उसको बोलते हैं लोकल विंड या क्षेत्रीय विंड। ठीक है, मैं इसको आपका इस तरह से लिख दिया हूँ, नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, प्लीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे। तो कुछ पवन ऐसी हैं जो हमेशा बहती हैं और कुछ ऐसी है जो किसी क्षेत्र में, सिर्फ उस क्षेत्र में बहती है, पूरे पृथ्वी में नहीं, ये पूरे पृथ्वी में बहती है। ठीक है, तो जो पूरे पृथ्वी में बहती है हमेशा उनको बोलते हैं प्लेनेटरी विंड, और जो कुछ क्षेत्रों में बहती है उनको बोलते हैं लोकल विंड। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के आधार पर, तो भारत में अगर लोकल विंड देखेंगे तो एक ही देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं लू। ठीक है, तो भारत में जो क्षेत्रीय आधार पर बहती है वो क्या है, लू है। लू क्या है, एक गर्म हवा है। ठीक है, तो भारत में कौन सी हवा बहती है, गर्म हवा, जिसका नाम है लू। ठीक है, तो भारत में गर्म हवा बहती है लू, जो कि आपकी एक क्षेत्रीय हवा है। उत्तर भारत में वो बहती है आपके गर्मी के दिनों में, इसको भी पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, सब चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज़ कि ये है क्या, विंड क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसका हमारे इंडियन क्लाइमेट से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो सब अगर आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ये सब चीज़ों को लेके आ रहे हैं सर बीच बीच में, तो ये देखिए आप अगर इस चीज़ को समझेंगे तो ये चैप्टर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मेंस में आए चाहे प्री में आए। देखिए बहुत लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, अभी क्या था, इसके पहले इंडियन ज्योग्राफी आपके छत्तीसगढ़ के सिलेबस में नहीं था। तो ज्योग्राफी मतलब क्या होता था, 28-29 राज्यों को लेकर वो क्या कर रहे हैं, पूरे राज्यों का मैप बना के बता देते हैं यहाँ पर ये है वो है। वो ज्योग्राफी नहीं है, वो तो आप खुद पढ़ लोगे, ज्योग्राफी ये है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब ये पूछेगा एग्जाम पे और ये पूछ भी रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं,
तो सबसे बीचों बीच क्या था आपका, ये था भूमध्य रेखा। यहाँ पर क्या थी, कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर आर्टिक, आर्टिक के बाद इधर देखेंगे तो मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे आपके अंटार्कटिक और नीचे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव था, ऊपर उत्तर ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग क्या देख रहे थे, ये जो बीच का क्षेत्र है जो आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है, ये क्या था, लो प्रेशर का क्षेत्र था। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, आपका हाई प्रेशर का क्षेत्र है। ठीक है, क्या था ये, उप उष्णकटिबंधीय आपका ये क्या था, उप उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ये क्या था, हाई प्रेशर क्षेत्र। इसके बाद ये क्या था, ये है उप शीतोष्ण, ये है शीतोष्ण और इसको बोलते हैं उप शीतोष्ण। तो उप शीतोष्ण जो है ये भी क्या है आपका, ये लो प्रेशर क्षेत्र है। और जो उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव क्या है आपका, हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, पृथ्वी में ऐसी बनता है, देखिए इसको समझने के लिए आपको सेल समझना पड़ेगा। यहाँ पर बनता है हेडली सेल, यहाँ बनता है फेरल सेल, यहाँ बनता है पोलर सेल। अब CGPSC में उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ। किसी को ज्योग्राफी और अच्छे से समझने का मन हो प्लीज़ आप बता सकते हैं, आप आ सकते हैं, मैं आपको एक एक सेल वेल सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, और लास्ट टाइम क्वेश्चन में UPSC में भी ये सेम चीज़ क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो वहाँ तक अभी हमको जाना नहीं, तो इसलिए सिर्फ इस चीज़ को समझेंगे जितना रिक्वायर्ड है। तो इसको क्या है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, वो हाई प्रेशर है। कैसे बनता है उसके लिए हमको सेल डिज़ाइन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर मैं अभी लेके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, और ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी क्या है आपका हाई प्रेशर है, ये वाला क्षेत्र फिर आपका लो प्रेशर और नीचे हाई प्रेशर है। कैसे बनेगा अगर देखेंगे तो, क्योंकि सूर्य की किरण अगर इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो इस जगह में ताप बहुत अच्छी होगी, तो ये वाले क्षेत्र लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्या हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके कंपैरिजन में ये हाई है और इसके कंपैरिजन में ये लो है, इस तरह से बनता है उसको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सेल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, पर वो यहाँ पर हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, PSC में वो चीज़ है नहीं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपका पृथ्वी में हाई लो का अल्टरनेट बैंड बनता है। ठीक है, तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, तो निम्न दाब, उच्च दाब। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब ये निम्न दाब, उच्च दाब और ये पवन, इससे हम लोगों को क्या समझना है। देखिए अभी हम लोग पहले क्या देख रहे थे, जब कोई क्षेत्र गर्म होता है तो वहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और जो पवन है वो क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। ठीक है, तो पवन कहाँ से कहाँ आती है, हाई से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हाई से किधर बहेगी, लो की ओर बहेगी। हाई से कहाँ बहेगी, लो की ओर बहेगी। हाई से कहाँ बहेगी, लो की ओर बहेगी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये हाई है, हाई से कहाँ बहेगी, लो की ओर बहेगी। ये हाई है, हाई से लो की ओर बहेगी। तो ये तो हो गया कि आपकी जो पवन है वो पृथ्वी में किस दिशा में बहेगी। पर क्या इतने आसान से इसी दिशा में बहेगी, बस सीधे सीधे? ऐसा नहीं होता। पृथ्वी क्या होती है, सॉरी आपके जो पवन है वो ऐसे नहीं बहती, पवन अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करती है, सब भी पढ़ रहे हैं। तो वो क्यों हो रहा है परिवर्तन, और मुख्यतः किस तरह से बहेगी, क्या उसका दिशा ये सीधा होगा या कोई और दिशा में होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को, आपका पवन को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना है। पहला तो हम लोग ये देख लिए कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, वो फैलती है, ठंडी हवा सिकुड़ती है और वो नीचे की ओर आती है। जहाँ पर गर्म होगा उस जगह में निम्न दाब बनेगा, जहाँ पर ठंडा होगा उस जगह में उच्च दाब बनेगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए थे। ठीक है, तो वो से हम लोगों को क्या मिला कि हमने अब ये देख लिया कि पृथ्वी में हवा तो कुछ इस तरह से बहेगी, इस दिशा से। ठीक है, अब दूसरी बात, इस हवा में एक और चीज़, पवन में एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जिस दिशा से बहती है, ठीक है, तो आपको दिशा को देखना पड़ेगा। जिस दिशा से बहती है उस दिशा पे आपके जो भी पवन है उसके नाम को रखा जाता है। ठीक है, जिस दिशा से वो बह के आ रही है, ऐसे नहीं देखेंगे मतलब बह के आ रही है, मतलब अगर हवा ऐसी बह रही है तो ये नहीं देखेंगे कि इधर से इधर बह रही है, इस दिशा को पकड़ेंगे। ठीक है, कि वो किस दिशा से आ रही है। ठीक है, तो जिस दिशा से पवन आती है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसको समझने के लिए है उसको बोलते हैं कोरियालिस। ठीक है, क्या है, कोरियालिस फोर्स। ठीक है, और कोरियालिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्यों समझना है, क्या इंपॉर्टेंस है, पहले तो ये होता क्या है, फिर उसको हम लोग अपने इसमें लगा के देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोरियोलिस बल देखेंगे तो देखिए एक सिंपल सा चीज़ पहले यहाँ पर समझेंगे, मेरे को देखते हुए अच्छे से इमेजिन करेंगे। अभी ब्लैक बोर्ड पे ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या होती है, घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण भी कुछ ना कुछ तो फोर्स बन ही रहा होगा। अगर पृथ्वी घूम रही है तो उससे भी कुछ ना कुछ फोर्स बन रहा होगा। और पृथ्वी मुख्यतः कहाँ से कहाँ घूमती है, आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो पृथ्वी आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पृथ्वी कुछ ऐसी घूम रही है। ठीक है, तो ये घूमने के कारण, ठीक है, घूमते हुए अगर ये घूम रहा है ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर आप किसी चीज़ को डालेंगे ऊपर से तो वो भी क्या होगा, जब उसमें जाकर टकराएगा तो क्या होगा, हल्का सा घूम के टकराएगा। मतलब अगर आपको सिंपल सा चीज़ समझना है तो आप इसको समझेंगे। मान लीजिए क्या है, ये एक डिस्क है। ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये सेंटर नहीं घूम रहा है, ये पूरा घूम रहा है।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा घूम रहा है और यहाँ पर आप खड़े हैं, ये बीचों बीच आप खड़े हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो एक लड़की खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोई भी साथी है, कोई भी है। अब आपको मैंने कहा है कि आप इसको फेंक के मारिए, चौक दे दिया, पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको मारो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको इससे फेंक के मारना है आपको इसको हिट करना है। तो अगर आप अपने जो भी चौक है या कुछ भी अगर आप इसको यहाँ फेंकेंगे तो ये इसको आप हिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो घूम रहा है, ये तो रोटेशन में है। तो आपको क्या करना होगा, अगर इस इंसान को हिट करना है तो आपको अपने चौक को कहीं यहाँ फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा चौक तो ये पहुँचेगा और उसको हिट करेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर अभी नॉर्मल क्लास होता तो आप लोग सामने बैठे होते, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं एक आदमी इधर बैठा है, मेरे इस वाले हाथ के पास ये बैठा है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्लासरूम मानते हैं घूम रहा है, ठीक है। अब ये अपने बगल वाली से बात कर रहा है ना, सुबह से सीट रिजर्व करके आए तो ये अपने बगल वाली से बात कर रहा है। अब मेरे को आगे यहाँ से गुस्सा, ठीक है। अब मेरे को मन है कि मैं इसको मारूंगा, पर क्लास तो घूम रही है, ठीक है, क्लास घूम रही है। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपका चौक मैं इसको यहाँ फेंकता, अगर मैं यहीं फेंक दिया, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं समझा कोरियोलिस का मैं घूमते हुए उसमें, और मैंने क्या किया, यहीं फेंक दिया, तो क्या हुआ, ये चौक गया और जाके उसकी वाली को पड़ गया, ना कि उसको पड़ा, और उसकी वाली फिर तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो वो जो चीज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका, यहाँ फेंका, जो कि ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर चुका है, यहाँ मूव कर चुका है, इसलिए उसको पड़ गया, ना कि इसको पड़ा। अगर मेरे को उसी इंसान को हिट करना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा फेंकूंगा। तो ये अर्थ के रोटेशन से यही हो रहा है, अर्थ के रोटेशन से, ये तो हम खाली एक एग्जांपल दे रहे हैं, पर अर्थ रोटेशन हो रहा है तो उसमें यही चीज़ हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब उसको हल्का सा मोड़ देगा। और ये अर्थ जब घूम रहा है तो उसके कारण ही क्या हो रहा है, वो हवाएं भी क्या हो रही, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। तो कोरियोलिस बल क्या कर रही है, जो हवा है, हवा को हल्की सी मोड़ देती है, ठीक है। और कोरियोलिस बल हवा को किस तरह से मोड़ती है वो देखते हैं। क्लियर होगा, यहाँ तक शायद कॉन्सेप्ट हो गया होगा। और देखो यार, सीट वीट रिजर्व मत किया करो सुबह सुबह आके, है ना। खैर आप लोग ऑनलाइन है तो अच्छी बात है, जो ऑफलाइन होते हैं उनको बोलना पड़ता है। वो सुबह से आके चेयर में एकदम क्या करते हैं, सबसे पहले लाते हैं कॉपी वॉपी रख दिए, सो गए, तो उठ जा, 7 बजे आ गया लड़का 7:30 की क्लास में, उठ जा, क्या हुआ सर, उसको बैठाना है। ये बैठाने का काम नहीं करना है, अभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और कभी कभी कॉन्सेप्ट्स को इससे भी सीखते हैं, ठीक है। चलिए फिर से वापस आते हैं बैक लेक्चर में। तो कोरियोलिस बल को समझ रहे थे। अब कोरियोलिस बल को समझते हुए, इसके हिसाब से अगर हम लोग कोरियोलिस बल को समझेंगे तो 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो हम लोग उत्तर में भी देखते हैं और दक्षिण में भी देखते हैं, ठीक है, दोनों जगह में देखेंगे। देखिए उत्तर जो आपके दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी वस्तुओं को अगर यहाँ डालते हैं तो वो घूम रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी जो अर्थ से, जो पृथ्वी के घूमने से जो आपकी कोरियोलिस बल लग रही है, वो उस चीज़ को किस तरफ मोड़ देती है, उल्टे हाथों की ओर मोड़ देती है, ठीक है। तो आपका क्या कर रही है, लेफ्ट की ओर मोड़ देती है। तो दक्षिण गोलार्ध में किधर मोड़ती है, आपकी लेफ्ट की ओर, ठीक है, आपके उल्टे हाथ की ओर। और वही चीज़ आपके उत्तर गोलार्ध में कहाँ मोड़ती है, आपके राइट की ओर मोड़ती है। ये है, मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना कि कोरियोलिस बल पृथ्वी में किस तरह से लगते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में लगती है, यहाँ से इधर से इधर की ओर घुमाती है, उत्तरी गोलार्ध में उधर की ओर उधर घुमाती है, ठीक है। तो ये आपके लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी और ये क्या करेगी, राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। अब इससे हम लोगों को यहाँ पर क्यों पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए, पहले तो क्या था कि हवाएँ ऐसी बह रही है, हम लोग पहले देखे थे कि आपकी हवाएँ इस तरह से बह रही है उच्च से निम्न की ओर, पर पृथ्वी अब क्या हो रही है, घूम भी रही, तो घूमने वाला फोर्स भी लगेगा इसमें, कोरियोलिस बल भी लगेगा। और कोरियोलिस हम क्या देखें कि दक्षिणी ध्रुव में वो क्या करेगी, आपके जो भी चीज़ें हैं दक्षिणी ध्रुव में उसको लेफ्ट हैंड की ओर मोड़ देगी, ठीक है। जो चीज़ आपकी घूम रही तो उसको उसके उल्टे हाथ की ओर। तो ये चीज़ें को देखो, ये सीधा है, ठीक है, मतलब ऐसा है, तो इसके लेफ्ट की ओर, मतलब आपका क्या होगा, इसको कुछ इधर मोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूरे के पूरे इस वाले चैनल में जो भी आपकी हवाएं आएंगी वो हवाएं कुछ इस तरह से बहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पवन कैसे बहेंगी, इतने क्षेत्र में, इस दिशा में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये देखिए कोई इंसान है, सपोज करते हैं ये, ठीक है। तो ये इंसान क्या है, उल्टा है, ठीक है। ये आपका इंसान कैसा है, उल्टा है। तो उल्टा होने के कारण, और दूसरी बात क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में किधर की ओर घुमाते हैं, राइट की ओर। तो इस इंसान, क्योंकि ये इंसान उल्टा है तो इसका राइट कहाँ होगा, उसका राइट इधर होगा, ठीक है। तो ये वाला हाथ क्या है, उसका सीधा हाथ है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, डायरेक्शन को देखना है, तो डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ऊपर से नीचे तो राइट डायरेक्शन में, तो ये किधर की ओर मूव करेगा,
अगर ये वाले को देखेंगे तो यहाँ पर पवन कुछ इस तरह से बहेंगी, ठीक है। तो इस गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में ऐसी और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर की हवाएं ऐसी बहेंगी। इसको देखिए, इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, और किधर जाना है, राइट की ओर, क्योंकि डायरेक्शन उधर है। तो ये यहाँ पर हवाएं कैसे बहेंगी, कुछ ऐसे बहेंगी, ठीक है। और उसी तरह अगर इसको देखेंगे तो इसमें हवाएं कैसे बहेंगी। अब इसका भी देखिए डायरेक्शन क्या था, ये था, और ये आपको लेफ्ट की ओर बहना है, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा, ये भी हवाएं कुछ इस तरह से बहेंगी। क्लियर है। तो ये जो हवाएं बह रही है ये क्या है, यही आपके जो आपके पूरे के पूरे पृथ्वी में कुछ इस तरह से हवाएं बहती हैं, और इन हवाओं को बोलते हैं प्लेनेटरी विंड। जो आपके 23.5 और 23.5 के बीच ये वाला जो क्षेत्र, इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसको पढ़ते थे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो आपकी जो पहली हवाएं हैं वो क्या है, आपकी उष्णकटिबंधीय हवाएं, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय हवाएं। तो दोनों को देखेंगे, उष्णकटिबंधीय हवा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय हवा हो गई एक ऊपर की ओर। दूसरी बात, अब मैंने आपको एक और चीज़ क्या बताया, वो जिस दिशा से आती है उस दिशा पे उसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो ये किस दिशा से आ रही है, अगर उसको देखेंगे तो अगर ये है तो ये वाली दिशा क्या है, ईस्ट है या पूर्व है, ठीक है। तो ये क्या है,